अभिमन्यु आक्रोश के साथ कहता है, अब हमारे पास भी एक हथियार है उस भक्षानर के अंश से लड़ने के लिए। तो अब हम भी पूरी तरह तैयार हैं, बस इंतजार है तो पूर्णिमा का। डायना कुछ सोचते हुए अभिमन्यु से कहती है, पूर्णिमा का इंतजार तो अब मुझे भी बेसब्री से है अभी, पर मुझे लगता है कि हमें इसी वक्त ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए निकलना चाहिए। अभिमन्यु हैरानी के साथ डायना से पूछता है, ग्रेवयार्ड कोठी जाना चाहिए, पर क्यों डायना? डायना अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, भक्षानर की उस कुल्हाड़ी को लेने के लिए अभी वो युग ने ग्रेवयार्ड कोठी में ही तो रखी है ना। युग बीच में बोल पड़ता है, हाँ डायना, वो कुल्हाड़ी मैंने ग्रेवयार्ड कोठी में ही रखी है, वो भी एकदम सुरक्षित जगह पर, लेकिन मुझे नहीं लगता हमें इस वक्त उस कुल्हाड़ी को लेने जाना चाहिए। वैसे भी पूर्णिमा की रात तो हम वहां पर जाने वाले हैं। डायना कहती है, माना युग, हम पूर्णिमा की रात ग्रेवयार्ड कोठी जाएंगे, पर तुम्हें पता है ना वो ग्रेवयार्ड कोठी उस काले साए की है, वहां पर उसका माया जाल फैला हुआ है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि जहां पर भी तुमने वो कुल्हाड़ी रखी है वो जगह सुरक्षित है? ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि जब ग्रेवयार्ड कोठी सुरक्षित नहीं है तो फिर वो जगह कैसे सुरक्षित हो सकती है? डायना के जवाब ने युग के अंदर बेचैनी पैदा कर दी थी। अभिमन्यु भी कहीं ना कहीं डायना की बात से सहमत होते हुए कहता है, डायना का कहना गलत नहीं है, वैसे भी वही एक हथियार है जिसकी मदद से हम लोग काले साए का सामना करने वाले हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता हमें उसे ऐसे ही ग्रेवयार्ड कोठी में छोड़ देना चाहिए। अगर वो कुल्हाड़ी हमारी आंखों के सामने रहेगी तो ज्यादा महफूज रहेगी और हम भी कुछ दिन चैन से रह सकेंगे, वरना हमें कुल्हाड़ी की फिक्र ही लगी रहेगी। युग कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें इसी वक्त ग्रेवयार्ड कोठी के लिए निकलना चाहिए। यामिनी कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी युग बाबू। बिंदु कुछ हिचकिचाते हुए कहती है, क्या इस वक्त ग्रेवयार्ड कोठी जाना सुरक्षित रहेगा? अब देखो रात भी हो चुकी है, अगर वो काला साया वहां पर आ गया तो? यामिनी कहती है, बिंदु, ग्रेवयार्ड कोठी जाना इस वक्त सुरक्षित तो नहीं है, पर हमें उस कुल्हाड़ी की भी जरूरत है, इसलिए हमें जाना होगा। और रही उस काले साए की वहां पर आने की बात, तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां पर इस वक्त आएगा, क्योंकि वो भी तो आखिर कालगढ़ बनाने की तैयारी में लगा होगा। और अभिमन्यु ने ही कहा था, कालगढ़ बनाने के लिए वो और ज्यादा शक्तियां एकत्रित कर रहा है, तो मुझे लगता है इस वक्त वो उसी काम में लगा होगा, क्योंकि शक्तियां एकत्रित करना इतना आसान नहीं है। वर्चस्विनी कहती है, अगर तुम लोगों ने ग्रेवयार्ड कोठी जाने का मन बना लिया है तो मुझे लगता है पहले तुम्हें कामेश्वरी जी और पुजारी जी को ये बात बता देनी चाहिए, तभी कुछ करना चाहिए। यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं वर्चस्विनी, हम ऐसा नहीं कर सकते। माँ और पुजारी जी को तारा की शक्ति जागृत करने में ही लगे रहने दीजिए। इस वक्त वैसे ही उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारी चिंता मत करो। अभिमन्यु भी यामिनी का साथ देते हुए कहता है, हाँ वर्चस्विनी जी, इसमें ज्यादा घबराने या परेशान होने वाली बात नहीं है, हम लोग जल्द ही आ जाएंगे, आपको किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है। वर्चस्विनी चुप ही रहती है, पलट कर कुछ नहीं कहती है। डायना कहती है, हमें और देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी निकलना चाहिए। अगले ही पल युग, यामिनी, डायना और अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी जाने के लिए निकल जाते हैं। वर्चस्विनी और बिंदु वहीं पर रुकते हैं और उनके वापस आने का इंतजार करने लग जाते हैं। कुछ ही देर में अभिमन्यु, डायना, युग और यामिनी ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच जाते हैं। इस वक्त वो चारों ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर थे। ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। डायना, अभिमन्यु और यामिनी कुछ डरे हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने वर्चस्विनी और बिंदु से कह तो दिया था कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, पर वो तीनों इस बात से वाकिफ थे कि खतरा किसी भी कदम पर उनके सामने आकर खड़ा हो सकता था। वो तीनों ही घबराए हुए थे, पर युग के चेहरे पर घबराहट बिल्कुल नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे ग्रेवयार्ड कोठी में इतने दिनों बाद वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा हो, सुकून महसूस हो रहा हो। युग के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी जो कहीं खो सी गई थी। युग हॉल में खड़ा हुआ था और ग्रेवयार्ड कोठी को बड़े गौर से एकटक देखे जा रहा था। अभिमन्यु युग से पूछता है, युग, अब तो बता दे कहां पर रखी है तूने वो कुल्हाड़ी? अब तो हम ग्रेवयार्ड कोठी भी पहुंच गए, रास्ते भर तुझसे पूछता रहा पर तूने कुछ बताया ही नहीं। युग एकटक ग्रेवयार्ड कोठी को ही देखते अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। अभिमन्यु पर चिढ़ते हुए कहता है, युग, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या देख रहा है यहाँ वहां? युग बड़े प्यार से कहता है, कितना अच्छा लग रहा है ग्रेवयार्ड कोठी में वापस आकर, एक अपनापन सा लग रहा है। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, तुझे अपनापन लग रहा है और मुझे परायापन। सालों बाद मैं इस ग्रेवयार्ड कोठी में आया हूँ, पर तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तू सालों बाद यहाँ पर आया हो। यामिनी युग से कहती है, युग बाबू, हमने पहले ही ये तय कर लिया था ना कि हम ग्रेवयार्ड कोठी में ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, सीधे कुल्हाड़ी लेंगे और वापस आ जाएंगे।
इसलिए अब आप और वक्त जाया मत कीजिए, जल्दी से बताइए कहाँ पर रखी है आपने वो कुल्हाड़ी। अभिमन्यु भी यामिनी का साथ देते हुए कहता है, हाँ युग जल्दी बता। युग ग्रेवयार्ड कोठी को देखते हुए ही कहता है, तुम दोनों रुको तो, पहले मुझे मेरी ग्रेवयार्ड कोठी को जी भर कर देखने तो दो, कितने दिनों से अलग था मैं इससे। यामिनी मन में सोचने लग जाती है, ये युग बाबू को क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हैं ये। कुछ देर तक युग ग्रेवयार्ड कोठी को ही ताकते रहता है और फिर अगले ही पल वो बिना कुछ कहे अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। युग सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर बने कमरे की तरफ जाने लग जाता है। यामिनी, अभिमन्यु और डायना भी युग के पीछे पीछे ही जाने लग जाते हैं। युग उन तीनों को एक कमरे में ले जाता है, उसी कमरे में जिस कमरे में ताबूत रखा हुआ था, वही ताबूत जो भक्षानर ने अपनी शक्तियों से बनाया था अनुराग का शव रखने के लिए। इस वक्त उन चारों की आंखों के सामने वही ताबूत रखा हुआ था जिस पर धूल जमी हुई थी। यामिनी युग से पूछती है, युग बाबू आप हमें इस ताबूत के पास क्यों ले आए? युग पलटकर यामिनी से कहता है, क्योंकि वो कुल्हाड़ी मैंने इसी ताबूत के अंदर रखी है यामिनी। यामिनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा, इस ताबूत के अंदर? युग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ यामिनी। इतना कहकर युग ताबूत को खोलने लग जाता है। जैसे युग ताबूत खोलता है, अनुराग का शव नजर आने लग जाता है। ताबूत के अंदर रखे होने की वजह से अनुराग का शव अभी भी ताजा और बिल्कुल सही सलामत था। अनुराग की एक आंख तो लगी हुई थी, पर दूसरी आंख वाली जगह खोखली थी। अनुराग का शव वापस से देखकर युग की आंखें नम होने लग जाती हैं। उसे अपने पिता की याद आने लग जाती है। युग नम लहजे के साथ कहता है, मुझे माफ कर देना पापा, मैं अभी तक आपको मुक्ति नहीं दिला पाया। पता नहीं उस भक्षानर के अंश ने आपकी दूसरी आंख कहां पर छुपाई है। अभिमन्यु युग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तू चिंता मत कर युग, देखना एक दिन हम उस भक्षानर का अंत भी करेंगे और अनुराग अंकल को मुक्ति भी जरूर दिलाएंगे। डायना ताबूत के अंदर देखने लग जाती है, पर उसे कुल्हाड़ी कहीं नजर नहीं आती है। डायना तुरंत बोल पड़ती है, युग तुमने तो कहा था तुमने कुल्हाड़ी इसी ताबूत के अंदर रखी हुई है, पर मुझे तो वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। युग पलट कर कहता है, 2 मिनट रुको डायना। इतना कहकर युग अनुराग का शव उस ताबूत में से बाहर निकालने लग जाता है। अभिमन्यु तुरंत बोल पड़ता है, ये तू क्या कर रहा है युग? अनुराग अंकल का शव क्यों हटा रहा है? उसे वहीं पर रहने दे, ऐसा करना ठीक नहीं है। युग कुछ जवाब नहीं देता है। वो अनुराग का शव ताबूत में से निकालकर बाहर रख देता है। जैसे ही अनुराग का शव ताबूत में से बाहर निकलता है, ताबूत के अंदर भक्षानर की बड़ी सी कुल्हाड़ी नजर आने लग जाती है, जो युग ने अनुराग के शव के पीछे छुपाई हुई थी। युग मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, मैंने कुल्हाड़ी एकदम सुरक्षित जगह पर रखी हुई है। भक्षानर की कुल्हाड़ी अभी भी चांदी की चमक के साथ चमके जा रही थी। उसकी धार काफी तेज थी। उस कुल्हाड़ी पर कई सारे अजीब से मंत्र लिखे हुए थे, जिस पर अभिमन्यु की नजर चली जाती है। अभिमन्यु उस कुल्हाड़ी को उठाने लग जाता है, पर वो इतनी भारी थी जिससे वो उठती ही नहीं है। अभिमन्यु वापस से कुल्हाड़ी को उछालते हुए कहता है, ये तो बहुत भारी है, मुझसे उठ ही नहीं रही है। युग अभिमन्यु का हाथ पीछे करता है और खुद कुल्हाड़ी उठाते हुए कहता है, ये तुझसे कैसे उठेगी अभिमन्यु? ये कुल्हाड़ी एक भक्षानर की जो है, और ये अब मुझसे ही उठती है। आखिर मैं उसका वंशज जो हूँ। इतना कहकर युग उस कुल्हाड़ी को एक ही बार में उठा लेता है। युग को इस तरह अपने आप को भक्षानर का वंशज कहते हुए देख डायना को बहुत अजीब लगता है। वो शुरू से ही युग की हर एक हरकत को नोटिस कर रही थी, पर उससे कुछ बोल नहीं रही थी। डायना को युग पर शक होने लग जाता है कि युग के साथ कुछ तो अजीब जरूर है। यामिनी कहती है, युग बाबू अब तो कुल्हाड़ी मिल गई ना, मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। युग कहता है, हाँ यामिनी चलते हैं, बस 2 मिनट मुझे और दो। इतना कहकर युग अनुराग का शव वापस से ताबूत के अंदर रख देता है। युग अनुराग के शव को देखते हुए कहता है, एक दिन आपके शव को मैं जरूर मुखाग्नि दूंगा पापा, और अपने बेटे होने का फर्ज पूरा करूंगा। मैं जल्द वापस आऊंगा। इतना कहकर युग वापस से ताबूत बंद कर देता है। वो चारों कुल्हाड़ी लेकर कमरे से बाहर निकलने लग जाते हैं। वो चारों अभी कमरे से बाहर निकले ही थे कि तभी अभिमन्यु की नजर रूम नंबर 666 पर पड़ती है, जिसे देखकर अभिमन्यु रुक जाता है। पर युग, डायना और यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। 3-4 कदम आगे बढ़ाने के बाद ही अभिमन्यु को रुका हुआ देखकर युग भी रुक जाता है। युग तुरंत अभिमन्यु से पूछ पड़ता है, अब तुझे क्या हो गया अभिमन्यु? तू क्यों रुक गया? जब से जल्दी जल्दी कर रहा था और अब काम पूरा हो गया तो खुद ग्रेवयार्ड कोठी में रुक गया। कहीं तुझे भी मेरी तरह ये ग्रेवयार्ड कोठी से लगाव हो गया क्या, जो तेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है? अभिमन्यु कुछ जवाब नहीं देता है। रूम नंबर 666 के दरवाजे की तरफ ही देखते रहता है। डायना अभिमन्यु से पूछती है, क्या हुआ अभी, क्या देख रहे हो उस तरफ?
अभिमन्यु रूम नंबर 666 के दरवाजे की तरफ ही देखते हुए कहता है, डायना मेरे पास एक आइडिया है। डायना तुरंत पूछती है, कैसा आइडिया अभी? अभिमन्यु अपने मन की बात सबको बताते हुए कहता है, हम सबको पता है उस काले साए को कालगढ़ बनाने के लिए उन बॉटल्स की जरूरत है जो इस वक्त अदृश्य कमरे के अंदर रखी हुई है। डायना कहती है, हाँ तो? अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तो ये डायना, कैसा रहेगा अगर हम उस काले साए के हाथों उन बॉटल्स को लगने ही ना दे तो? अभिमन्यु के चुप होते ही यामिनी तुरंत बोल पड़ती है, तो फिर वो काला साया कालगढ़ कभी नहीं बना पाएगा और ना ही उसके ब्रह्मांड पर राज करने का सपना कभी सच हो पाएगा। अभिमन्यु फिर बोल पड़ता है, हमें उन बॉटल्स को अदृश्य कमरे से निकाल लेना चाहिए और अपने साथ ले जाना चाहिए ताकि फिर हमें ग्रेवयार्ड कोठी दोबारा आना ही ना पड़े। डायना अभिमन्यु से पूछती है, पर फिर हम कायर और कछुए को कैसे बचाएंगे? अभी हम चारे के रूप में उन बॉटलों का ही उपयोग करने वाले थे ना, ताकि कायर और कछुए को फंसा सके। अभिमन्यु कहता है, डायना हम अभी भी चारे के तौर पर उन बॉटलों का ही उपयोग करेंगे, पर इस बार चारा डालने की जगह दूसरी होगी। यामिनी अभिमन्यु की बात पूरी करते हुए कहती है, और वो जगह होगी मंदिर। जब कायर और कछुए को वो बोतलें अदृश्य कमरे में नहीं मिलेंगी तो वो काला साया जरूर कायर और कछुए को बोतल लेने के लिए हमारे पास भेजेगा और फिर तब हम उन पर काबू पाकर उन पर किया वशीकरण तोड़ेंगे। युग यामिनी से पूछता है, पर अगर वो काला साया वहां पर ही आ गया तो तब हम क्या करेंगे? यामिनी कुछ गुस्से के साथ कहती है, तो फिर युग बाबू हम उस काले साए का वहीं पर अंत कर देंगे। मंदिर के पास हमारा पड़ना ज्यादा भारी होगा क्योंकि महादेव धर्म का साथ देते हैं, अधर्म का नहीं। युग कुछ हिचकिचाते हुए कहता है, पर यामिनी। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही डायना बोल पड़ती है, ये एकदम सही प्लान है युग, हमें यही करना चाहिए। युग जानता था उसका अब कुछ भी कहना फिजूल था क्योंकि वो यामिनी और अभिमन्यु के चेहरे देखकर समझ गया था वो खुद ये करना चाहते हैं, इसलिए वो भी उनकी बात मान जाता है, कुछ नहीं कहता है। अगले ही पल वो चारों रूम नंबर 666 के अंदर चले जाते हैं। इस वक्त उन चारों की नजरें रूम नंबर 666 में फर्श पर जो बड़ा सा ट्रायंगल के अंदर आंख का निशान बना हुआ था उस पर टिकी हुई थी। वही निशान जहां से अदृश्य कमरे के अंदर जाने का द्वार खुलता था, जो कि इस वक्त बंद था। अभिमन्यु युग से कहता है, युग शुरू हो जा। पिछली बार तूने ही अदृश्य कमरे में जाने का द्वार खोला था ना, तो इस बार भी तुझे ही खोलना है। युग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, अभी खोलता हूँ अभिमन्यु, बस 2 मिनट। इतना कहकर युग अपनी निगाहें फर्श पर बने निशान पर टिका देता है। युग उस निशान को एकटक देखते हुए मंत्र का जाप करते हुए कहता है, आम यूम कोली यू कोली वाम हिम यू कोली चुवाक्रो अदृश्य दृश्य भवती। आम यूम कोली यू कोली वाम हिम यूम कोली चुवाक्रो अदृश्य दृश्य भवती। युग मंत्र तो पूरा पड़ता है पर फर्श पर जो आंख बनी हुई थी उसकी पुतली के अंदर जरा सा भी मूवमेंट नहीं हुआ था। ये देखकर युग को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसके मंत्र पढ़ते ही उस पुतली में से धुआं निकलने लग जाता था और मूवमेंट होने लग जाता था, पर इस बार कुछ नहीं हुआ था। युग दोबारा मंत्र पढ़ता है पर परिणाम पहले की तरह ही रहता है। युग बार बार मंत्र पढ़ते रहता है पर उस निशान पर कुछ असर ही नहीं हो रहा था। अभिमन्यु, डायना और यामिनी के तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्यों युग अभी तक अदृश्य कमरे में जाने का द्वार नहीं खोल पा रहा है। युग परेशान होते हुए खुद से कहता है, ये क्या हो रहा है, ये अदृश्य कमरे में जाने का द्वार क्यों नहीं खुल रहा है मुझसे। डायना शक भरी निगाहों के साथ युग को घूरते हुए गुस्से के साथ कहती है, द्वार खुल नहीं रहा युग, या तुम द्वार खोलना ही नहीं चाहते हो? युग हकलाते हुए कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो डायना? डायना युग को घूरते हुए कहती है, वही युग जो सच है, तुम उस भक्षानर के साथ मिले हुए हो ना, तभी द्वार नहीं खोल रहे हो। मैंने सही कहा ना? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।